नमस्कार। मैं मोहित कुमार लाल, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची। आज आप लोगों को पुनर्जागरण के परिणामों का विषय में बताऊंगा। पुनर्जागरण एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने यूरोप ही नहीं सारे विश्व के इतिहास की धारा को परिवर्तित कर दिया। वस्तुतः 14वीं से 16वीं शताब्दी तक यूरोप ने अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान के आधार पर अब स्वयं को विकसित किया। वस्तुतः यह आंदोलन एक बौद्धिक जागरण था, किंतु इस जागरण का आधार बना प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यता। प्राचीन यूनान और रोम में यूरोपवासी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी आगे थे। इस काल में यूक्लिड, इस काल में पाइथागोरस, इस काल में आर्किमिडीज, इस काल में होमर, इस काल में होरेस, इस काल में जस्टियन जैसे विद्वान हुए। इस काल में सोफोक्लिस जैसा नाटककार हुआ। इस काल में फिडियस जैसा मूर्तिकार हुआ था। किंतु 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप का अंधकारमय युग प्रारंभ हुआ। यूरोप में ज्ञान विज्ञान का स्थान अंधविश्वास ने ले लिया, किंतु पुनर्जागरण ने यूरोप को पुनः जागृत कर दिया और यूरोप में बौद्धिक और कलात्मक उन्नति प्रारंभ हुई। इस प्रगति से यूरोप को अनेक लाभ हुए। यूरोप का जीवन धारा ही बदल गई। वस्तुतः पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ था। यहाँ से इसकी धारा पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक पहुँची। पुनर्जागरण के परिणामों का मूल्यांकन निम्न रूप में किया जा सकता है। प्रथमतः इसने आधुनिक युग का प्रारंभ किया। आधुनिकता का प्रारंभ पुनर्जागरण से ही माना जाता है। आधुनिक पश्चिम का उदय का प्रथम अध्याय पुनर्जागरण ही है। पुनर्जागरण ने उस परंपरा को जन्म दिया जब हम पूछने लगे क्यों, यह बात क्यों सही है, और हम तर्क करने लगे। यही आधुनिक युग का प्रथम प्रतीक चिन्ह है कि हम किसी बात को इसलिए नहीं मानते कि लोगों ने पहले ऐसा कहा है। हम इसलिए मानते हैं कि वह सत्य की कसौटी पे खरा उतरे। इस कारण पुनर्जागरण को आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस काल ने दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया कि इसने धर्म सुधार आंदोलन को प्रभावित किया, प्रेरित किया। इसके पूर्व चर्च यूरोप में शिक्षा और बौद्धिकता का प्रतीक था। जो बात चर्च नहीं मानता था उसे लोग नहीं स्वीकार करते थे। पोप राजाओं से भी ज़्यादा प्रभावी था। इस काल में चर्च में भ्रष्टाचार फैल चुका था। चर्च के पादरी सुरा और स्त्रियों का प्रयोग करने लगे थे। वे जीवन भर भोग विलास में लगे हुए थे और क्षमा पत्र बेच रहे थे। पुनर्जागरण ने उस बौद्धिकता को जन्म दिया जिसके कारण यूरोप वासियों ने पोप को चुनौती दी, चर्च को चुनौती दी और धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण के कारण ही अनेक भाषाओं का विकास हुआ और बाइबल का अनुवाद राष्ट्रीय भाषाओं में किया जाने लगा। लैटिन में होने के कारण सामान्य यूरोपवासी इसे पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन जब इसका अनुवाद इतालवी, फ्रेंच, डच और इंग्लिश में हुआ तो हर आदमी इसे पढ़ने लगा। प्रिंटिंग प्रेस के कारण बाइबल सस्ती हो गई और यह जनसुलभ हो गया, जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन प्रभावित हुआ। कागज और छापाखाना के आविष्कार ने यूरोप में विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रेरित किया। नगरों की स्थापना हुई, लोग शहर में रहने लगे और स्वतंत्र जीवन जीने लगे। पुनर्जागरण ने ही भौगोलिक खोजों को प्रभावित किया, क्योंकि दिशासूचक यंत्र के ज्ञान से समुद्री यात्रा सुलभ हो गई और लोग नए नए क्षेत्रों में गए। इसी कारण केप ऑफ गुड होप, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई। मैगलन ने 1519 में विश्व का भ्रमण किया। ये भौगोलिक खोजों को पुनर्जागरण ने प्रेरित किया। वस्तुतः भौगोलिक खोजों से पुनर्जागरण प्रारंभ भी हुआ और यह पुनर्जागरण का परिणाम भी है। इसी प्रकार पुनर्जागरण के कारण ही राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। यह राजनीति के क्षेत्र में एक महान परिवर्तन था। इसके पूर्व यूरोप में निरंकुश राजतंत्र था।
किंतु पुनर्जागरण ने जो भावना पैदा की कि हम प्रश्न पूछने लगे, तो हमने राजाओं के अधिकार को भी चुनौती दी, जिससे राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड जैसे राष्ट्र अस्तित्व में आए। लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना प्रेरित हुई। राजाओं की शक्ति पर भी अंकुश लगाने का आंदोलन पुनर्जागरण से ही प्रभावित है। इसी कारण इस काल में रूसो जैसा विद्वान हुआ, जिसने यह कहा कि राजा एक समझौते का परिणाम है और जनता को उसे बदल देने का अधिकार है। फ्रांस की राज्य क्रांति को भी पुनर्जागरण का अप्रत्यक्ष परिणाम माना जा सकता है। इसी प्रकार पुनर्जागरण ने उस कलात्मक प्रगति को जन्म दिया जिसके प्रतीक हैं लियोनार्दो दा विंची, जिन्होंने मोनालिसा जैसी कृति बनाई, जो आज भी चित्रकला के क्षेत्र में सबसे अमर कृति मानी जाती है। इसी ने माइकल एंजेलो को जन्म दिया, राफेल को जन्म दिया। इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में शेक्सपियर, एरेस्मस जैसे विद्वान आए। एरेस्मस ने प्रेज ऑफ फोली लिखकर चर्च की मूर्खता का प्रदर्शन किया। इसी कारण राष्ट्रीय भाषाओं का विकास भी हुआ और राष्ट्रीय साहित्य रचे गए। वैज्ञानिक प्रगति हुई। आइजक न्यूटन, गैलीलियो जैसे महान विद्वान इस काल में पैदा हुए। कोपरनिकस और केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने मनुष्य के मस्तिष्क को विकसित किया और हमारा ज्ञानवर्धन किया। पुनर्जागरण के कारण साहित्य कला और मूर्तिकला, चित्रकला का तो विकास हुआ ही, इसके साथ साथ लोगों ने मानववाद को स्वीकार किया। इसके पूर्व तक यह माना जाता था कि मनुष्य का जीवन समाज के लिए है, धर्म के लिए है, उसकी निजी कोई आकांक्षा नहीं है। किंतु पुनर्जागरण ने मानववाद को जन्म दिया। अब यह माना जाने लगा कि व्यक्तित्व का विकास ही मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस मानववाद के सबसे बड़े प्रेरक पेट्रार्क थे। पेट्रार्क ने अपनी कविताओं से मानववाद को जन्म दिया। इसी काल में दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिखकर चर्च का मजाक उड़ाया और मैकाले ने प्रिंस लिखकर कूटनीति को परिभाषित किया। मैकियावेली ने इतिहास को भी परिभाषित किया। इसी पुनर्जागरण के कारण यूरोप में जो जागृति आई, उसने यूरोप में उपनिवेशवाद की भावना को भी जन्म दिया। नए नए क्षेत्रों में साम्राज्य बनाए जाने लगे। भौगोलिक खोजों ने भी इसमें अपनी सहायता दी। भौगोलिक खोजों के कारण ही पूरा अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया यूरोप के अधीन चला गया और धीरे धीरे एशिया में भी उपनिवेशिक साम्राज्यवाद आया। पुनर्जागरण ने समस्त विश्व को प्रभावित किया। पुनर्जागरण के परिणामों का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाता है। इसका परिणाम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में हुआ। आर्थिक क्षेत्र में व्यापार में प्रगति हुई। नए नए क्षेत्रों के विकास होने से व्यापार विकसित हुआ। नगरों के कारण भी व्यापार विकसित हुआ। सामंतवाद के पतन से भी व्यापारियों को लाभ हुआ। व्यापारियों का प्रभाव राजा पर भी पड़ने लगा और राजा और व्यापारियों ने मिलकर सामंतवाद का पतन में सहायता दी। इससे राज की नीति व्यापारियों के पक्ष में हो गई, जिससे व्यापार का विकास हुआ और इसी कारण संयुक्त कंपनी व्यवस्था प्रारंभ हुई। अब बड़े बड़े कंपनियां अस्तित्व में आईं। बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ और चर्च का यह नियम भी टूट गया कि कर्ज देने के बाद सूद नहीं लिया जाए, क्योंकि इस सिद्धांत से व्यापार के विकास में बाधा होती थी। पुनर्जागरण ने इस अवधारणा को भी ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार पुनर्जागरण ने वस्तुतः समस्त यूरोप को परिवर्तित कर दिया और इसका प्रभाव स्नेह शेष विश्व पर भी पड़ा। पुनर्जागरण आधुनिक युग का प्रतीक है और यह एक महत्वपूर्ण विषय है। धन्यवाद।